कितना भी बड़ा जख्म या घाव हो, अकेलापन महसूस नहीं होता अगर गांव हो। भारत की संस्कृति काफी समृद्ध और विरासत अद्वितीय है। देश की विविधता में एकता दुनिया के लिए आज भी उत्सुकता और जिज्ञासा का विषय है। निसंदेह भारत की सच्ची परंपरा, विरासत, संस्कृति, पर्व त्योहार आदि को समझने के लिए ग्रामीण क्षेत्र से बेहतर और कोई जगह नहीं हो सकती। शहर की आपाधापी से दूर, शांत एवं सौम्य प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर झारखंड के गांव कम आबादी का होने के बावजूद प्रकृति के अनुपम उपहारों से परिपूर्ण हैं। यहाँ के ग्रामीण अपनी संस्कृति, विरासत और परंपराओं के संरक्षक की भूमिका सदियों से निभाते आए हैं। बावजूद इसके झारखंड के बहुतायत गांवों की स्थिति नीति निर्धारकों की आकांक्षाओं के बिल्कुल विपरीत बनी रही। गांव यात्रा के आज के अंक में हम आपको ले चल रहे हैं खूंटी जिला अंतर्गत तोरपा प्रखंड के गोपला गांव। कुछ वर्ष पहले तक गरीबी, कुपोषण और पलायन यहाँ की पहचान हुआ करती थी, लेकिन एक एनजीओ के सहयोग से आज यहाँ के ग्रामीण इन समस्याओं पर विजय प्राप्त करके स्वावलंबन एवं आत्मनिर्भरता की राह पर अग्रसर हो चले हैं। झारखंड एक बेहद खूबसूरत राज्य होने के साथ साथ प्रगति की ओर भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। खास तौर से झारखंड के जो ग्रामीण इलाके हैं उनकी आजीविका में भी काफ़ी सुधार आया है। जोहार, नमस्कार, मैं दिव्या स्वराज आप सभी का स्वागत करती हूँ गांव यात्रा में। दूरदर्शन झारखंड के इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आपको झारखंड के विभिन्न गाँवों की सैर कराते हैं, वहाँ के ग्रामीण जीवन से रूबरू कराते हैं। आज के इस कड़ी में हम आपको लेके चल रहे हैं खूंटी जिले में स्थित तोरपा प्रखंड के गोपला गांव में। गोपला गांव के कुछ दृश्य हम आपके सामने दर्शाएंगे, तो चलिए बिना वक्त गवाए चलते हैं इस गांव यात्रा पे। चारों ओर गंदगी का अंबार, कुपोषित परिवार एवं पलायन का दंश झेलने को मजबूर यहाँ के ग्रामीणों की स्थिति अत्यंत ही दयनीय थी। इससे मुक्ति का कोई भी मार्ग ग्रामीणों को दिखाई नहीं पड़ रहा था। ग्रामीणों में सक्षमता एवं सामर्थ्य की कमी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी। लगभग हर परिवार रोगग्रस्त हुआ करता था। ऐसे में प्रदान नामक एक एनजीओ का इस गांव में पदार्पण गोपला के निवासियों के लिए वरदान साबित हुआ। प्रदान ने यहाँ की भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करके इस गांव के विकास के लिए बहुआयामी प्रयास शुरू किए। इसमें ग्रामीणों, खासकर महिलाओं को सक्रिय भागीदार बनाया गया। किसी भी सभ्य समाज तथा उसके नागरिकों की उन्नति के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण शर्त है। भारत की आबादी में महिलाओं और बच्चों की संख्या 67% से भी अधिक है। देश के सतत और समतावादी विकास हेतु उनका सशक्तिकरण तथा सुरक्षित और संरक्षित माहौल में उनके सकारात्मक विकास को सुनिश्चित करना बेहद जरूरी होता है। इसी के मद्देनजर इस गांव में प्रधान के मार्गदर्शन में नाबार्ड संपोषित वॉश यानी वाटर सैनिटेशन एंड हेल्थ कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया, जो बच्चों में कुपोषण दूर करने, चाइल्ड स्टंटिंग रोकने तथा मृत्यु दर को कम करने की दिशा में काफी कारगर पहल साबित हुआ। पानी पहले हम लोग को पानी पीने के लिए पहले हम लोग समझ नहीं पाते थे। चापाकल का पानी पीते थे, कुआं का पानी पीते थे। प्रधान के दादा दीदी ने आ करके हम लोग को पानी पीने का तरीका को बतलाए। वो लोग फिल्टर लीजिए, साफ पानी पीजिए, गर्म पानी करके पीजिए बोल के समूह से हम लोग फिल्टर भी खरीदारी किए अपना व्यक्तिगत। उसमें हम लोग 900 रुपया का फिल्टर लिए और अभी फिल्टर हम लोग का चल ही रहा है और साफ पानी पीते हैं। अभी तो हम लोग को पानी जल जीवन मिशन की ओर से घर घर सप्लाई पानी मिल रही है और भरपूर पानी हम लोग को उपयोग में लाने के लिए भी सहयोग हुआ। तो अभी पानी का हम लोग का समस्या ख़त्म हुआ और हम लोग जान भी गए कि साफ पानी पीने से स्वच्छ रहना है।
हम लोग हेल्थ, न्यूट्रिशन और वॉश का बात करेंगे तो करीब ये एक्टिविटी पे काम होना शुरू हुआ है 2019 से। उससे पहले हम लोग सिर्फ न्यूट्रिशन संबंधित पे, पोषण को लेके जागरूकता करते थे। पर उस समय हम लोग जब देख रहे थे कि हम लोग बहुत अच्छे से खेती बाड़ी तो कर रहे हैं, पर सारा खर्चा जो भी लोग कमा रहा है वो सिर्फ उनका हेल्थ का, बीमारी पे लग जा रहा है। तो इसके चलते हम लोग water.org एक संस्था के साथ हम लोग मिल के कैसे करके हम लोग जो बना था, टूटा हुआ था शौचालय, जो भी बाथरूम भी नहीं बना हुआ था, तो उसको हम लोग मोबिलाइज़ किए, एसएचजी में बातचीत किए और उन लोग को प्रेरित करने लगे कि आप लोग अगर अपना एसएचजी से एक दीदी अगर 5,000 कोई 2,000 जिस तरीके का रिक्वायरमेंट है उनका टॉयलेट में, वो अगर पैसा लेके बनाते हैं तो उनका क्या सालाना जो बीमारियों पे खर्चा हो रहा है वो कम हो जाएगा। तो अगर आज की बात करेंगे 2024 में लगभग आपका 75 से 80% घर ऐसा अपना शौचालय बना लिया है जिसको वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। बाथरूम के साथ साथ अगर स्वच्छ पानी का बात करेंगे तो लोग फ़िल्टर के लिए प्रेरित होकर फ़िल्टर उपयोग कर रहे हैं। तो आप लोग जैसे देख भी सकते हैं कि यहाँ पे किचन गार्डन भी लोग कर रहे हैं। तो इन्हीं सब से हम लोग अभी के टाइम पे जो बीमारियों में खर्चा हो रहा है उसको हम लोग कम कर पा रहे हैं। स्वच्छता को प्रोत्साहन देकर खुले में शौच की प्रवृत्ति से निजात दिलाना तथा हर घर तक नल से पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराना भी इस दिशा में शानदार कदम साबित हुआ। इसमें ग्रामीणों और विशेषकर इस गांव की महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से कुपोषण रूपी सुरसा पर निरंतर कुठाराघात किया गया। नतीजतन आज यह गांव खुले में शौच मुक्त, कुपोषण मुक्त और विकासोन्मुखी हो चला है। पहले हम लोग खुले में शौच करते थे और बहुत सारा दिक्कत होता था, लोगों से डर था, जानवरों का डर था और लोटा में पानी लेके बाहर जाना पड़ता था। और लेकिन एक दिन हम लोग के महिला मंडल में दीदी लोग बताए कि नहीं, महिला मंडल से हम लोग ऋण लेके कर सकते हैं और शौचालय को भी मरम्मती कर सकते हैं, क्योंकि आधा अधूरा था तो कैसे जाते। तो हम लोग 10,000 रुपया ऋण लिए और अपना बाथरूम को मरम्मती किए और अभी सब परिवार शौचालय में ही शौच करते हैं और हम लोग बहुत खुश हैं। स्वच्छता के प्रति यहाँ के लोगों का उत्साह बेमिसाल है। आज भी इस गांव में ग्रामीणों द्वारा नियमित रूप से सामुदायिक स्वच्छता कार्यक्रम चलाए जाते हैं। रंगोली एवं बैठकों के माध्यम से स्वच्छता के प्रति अभिरुचि एवं जागरूकता फैलाई जाती है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों की सामूहिक सहमति से खुले में शौच करने, प्लास्टिक का इस्तेमाल करने आदि पर दंडात्मक कार्यवाही का प्रावधान भी किया गया है। रंगोली इसलिए बनाते हैं ताकि लोग इसमें देखें खुद का गांव को कि कैसे साफ रहता है, और हम लोग जब खुले में करते हैं शौच तो कैसे गंदा हो जाता है। तो पीलापन जो आता है वो लेटरिंग है जो हाथ में सब पकड़े हैं, तो उसके जरिए फिर मक्खी मच्छर होता है और बीमारी फैलता है, तो वो ना हो इसलिए ये ट्रेनिंग होता है, रंगोली ट्रेनिंग। सही आहार प्रदान करने में पोषण वाटिकाएं और न्यूट्री गार्डन्स महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इसे देखते हुए ग्रामीणों को घर के आसपास खाली पड़ी जगहों पर पोषण वाटिका लगाने को प्रेरित किया गया, ताकि पोषक तत्वों से भरपूर फलों, सब्जियों, औषधीय पौधों एवं जड़ी बूटियों तक ग्रामीणों की सहज और किफायती पहुंच स्थापित की जा सके। साथ ही स्व उपयोग से अधिक पैदावार को बेचकर आय का एक जरिया भी प्रदान किया जा सके। घर के बाहर किचन गार्डन है और सब्जी सब लगाते हैं। यूरिया DUP सब नहीं लगाते हैं, घर का ही, घर में खाने वाला के लिए गोबर सब जैविक सब लगाते हैं। घर में खाने के लिए भी हो जाता है और बाजार सब भी ले जाते हैं, थोड़ा बहुत पैसा भी आ जाता है। देश के अन्य गांवों की तरह ही गोपला के ग्रामीणों का भी मुख्य पेशा कृषि ही है, लेकिन सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भरता की वजह से ये साल में बमुश्किल एक ही फसल उगा पाते थे। प्रधान के कुशल मार्गदर्शन एवं ग्रामीणों की दृढ़ इच्छा शक्ति, लगन एवं जुनून से समस्या को भी मात देने की दिशा में कई सकारात्मक एवं प्रामाणिक पहल किए जा रहे हैं। खेतों में कुआं, डोभा आदि का निर्माण हो जाने से अब यहाँ के किसान सालों भर विविध फसल उपजाकर सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं।
ये डोभा जो आप लोग देख रहे हैं वो डोभा हम लोग को मनरेगा की ओर से मिला हुआ है और इस छोटा सा डोभा में हम लोग अच्छा खासा मछली पालन, बत्तख पालन करके आमदनी कमा रहे हैं। और हम लोग को खेती करने के लिए भी पानी इसमें रहता है। पहले ही सूखा हुआ था, इसमें अभी हम लोग को खेती करने के लिए भी हो जा रहा है। इस पानी से बत्तख पालन कर रहे हैं, मछली पालन कर रहे हैं, जिससे हम लोग को आमदनी हो रही है और हम सब महिला दीदी बड़ी खुश है। सबसे विशेष बात है कि हम लोग खेत में डोभा खोदे हैं तो हम लोग का पानी का नमी जो है सो बगल का खेत वाला भी सही रहता है। हरित क्रांति के बाद देश खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भर तो हो गया, किंतु खेतों में अंधाधुंध रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों एवं खरपतवार नाशकों का उपयोग होने से मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। मृदा की गुणवत्ता में कमी आई एवं पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचा। अतः कृषि को पर्यावरण अनुकूल बनाने की महती आवश्यकता महसूस की जाने लगी। इस बदली परिस्थिति में ग्रामीण अब पारंपरिक खेती की बजाय बागवानी खेती की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि एक तो इसमें खाद्य फसलों की भांति लागतों की पुनरावृत्ति नहीं होती और दूसरा यह विशाल संभावनाओं वाला क्षेत्र भी बनकर उभरा है। इसका सकारात्मक असर मृदा स्वास्थ्य पर भी होना लाजमी है, क्योंकि बागवानी में अक्सर प्राकृतिक या जैविक विधि ही अपनाई जाती है। पहले पता नहीं था खेती करने का, लेकिन प्रधान वाले दादा लोग आए और हम लोग को बताए। ये ज़मीन हम लोग का बंजर था, जैसा खेती नहीं कर पाते थे, इसीलिए दादा लोग बताए कि आम बागवानी लगाइए बोल के, और लगाए हम लोग। और इससे अच्छा खासा आमदनी भी होता है और खाने के लिए भी होता है। प्रधान वाले दादा लोग आए और बताए सभी का घर घर बागान है और फल दे रहा है हर साल, और अच्छा खासा इसमें खेती भी हो रहा है। आम बागान के नीचे, मतलब पेड़ के नीचे खेती भी हो रहा है। इससे दोनों फायदा हो रहा है, आम भी हो रहा है, मतलब खेती भी हो रहा है और फल भी दे रहा है। इससे हम लोग का बहुत फ़ायदेमंद है। बेच रहे हैं, हर साल खेती भी कर पा रहे हैं, जैसे आलू मटर हर चीज़ उगा रहे हैं। इसके अलावे फल भी सालाना बेच रहे हैं। इस तरह बागवानी से न केवल कृषि क्षेत्र की धारणीयता बढ़ेगी, बल्कि पृथ्वी के परितंत्र को भी स्थायित्व मिलेगा। गोपला के ग्रामीण भी बंजर पड़ी भूमि पर बड़े स्तर पर आम की बागवानी करके न सिर्फ सालाना अच्छी स्थायी आमदनी का एक स्रोत सृजित किया है, बल्कि आम के पौधों के बीच के खाली जमीन पर विविध फसलों एवं साग सब्जियों की खेती करके सालों भर रोजगार एवं आय के साथ साथ बेहतर संभावनाओं के द्वार को भी खोल दिया है। अभी फ़िलहाल हम लोग मौजूद हैं एक बहुत ही खूबसूरत आम बगीचे में। एक समय था जब यहाँ की सारी ज़मीनें टार ज़मीन हुआ करती थी, लेकिन फ़िलहाल प्रधान के मार्गदर्शन में ये सारी ज़मीनें हरे भरे आम के पेड़ों से भरी हुई है। ये सारी चीज़ों ने महिलाओं को भी काफ़ी आगे बढ़ाया है। महिलाएं चढ़ बढ़ के अब आगे आ रही है और इस आम बगीचे ने न ही केवल उनको एक स्थायी रोज़गार दिया है, बल्कि वो अब आर्थिक रूप से भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते जा रही है। इस गांव के छोटे किसान जहां आज कृषि को पारंपरिक रूप से उन्नत करके स्वावलंबी बन रहे हैं, वहीं कुछ प्रगतिशील किसान खेती में नवाचार एवं नवोन्वेषी उपकरणों एवं तरीकों को अपनाकर अपनी आय को कई गुना बढ़ा दिया है। प्रधान के थ्रू से आम बागवानी सब लगवाए। उससे पहले इसमें गोड़ा, मरुआ, उड़द यही सब खेती होता था। उसके बाद उससे उतना अच्छा फायदा नहीं होता था। उसके बाद में प्रधान वाले दादा दीदी साहब से बात किए। उसके बाद यही आम बागवानी सब किए। आम बागवानी किए तो उसमें भी वो लोग बताया कि इसमें कुछ सब्जी सब खेती करो बोला, तो हम लोग सब्जी भी खेती किए। उसमें आलू, फिर गोभी, मटर, टमाटर यही सब खेती किए थे।
पॉली हाउस का उपयोग ड्रिप इरिगेशन यानी टपक सिंचाई, सोलर लिफ्ट इरिगेशन, मल्चिंग विधि आदि को अपनाने से न केवल कृषि लागत कम हुई है बल्कि उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है। आज सालों भर इस गांव के ज्यादातर खेत विविध फसलों से लहलहाते नजर आते हैं। पहले जो खेती था वो तो पारंपरिक खेती है, उसके बाद में टेक्नोलॉजी खेती सबसे हुआ। जैसे पहले वो ड्रिप मिला, सोलर मिला, फिर ये पॉली हाउस सब मिला। उसके बाद हम लोग मल्चिंग खेती करने शुरू की, मल्चिंग में खेती करने, उससे कुछ आमदनी बढ़ते गया। कुआं और तालाब कोड़ने के बाद हम लोग साल भर खेती कर रहे हैं, पानी का सुविधा है। खेत मतलब साल भर रहता है, खाली नहीं रहता है। देखते हैं ये जो बहुत सारी लंबी चौड़ी जगह जो है, ये लगभग 5 एकड़ का ज़मीन है जिसमें आम बागवानी आप देख सकते हैं। उसके बाद मेरे पीछे जो है ये सोलर लगा हुआ है जो सरकारी अनुदान के द्वारा लगाया गया है। और आप उसके पीछे देखेंगे तो ये पॉली हाउस भी है जिसमें सब्जी का जो नर्सरी किया जाता है, तरबूज का भी नर्सरी किया जाता है। उससे आगे आप देखिएगा तो मचान खेती के लिए मचान बना हुआ है जहाँ से सालों भर साग सब्जी मिलता है। अगर आप इस साइड में देखें तो एक तालाब खोदा हुआ है जिसमें पानी सिंचाई के लिए वो बहुत उपयोगी है। और बगल में देखें तो एक कुआं भी बना हुआ है। तो पहले लोगों की धारणा जो थी, जैसे कि झारखंड का भूमि बहुत बंजर है, वहाँ पर कुछ भी खेती नहीं किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ लगभग 2-3 एकड़ में आम का बागवानी लगा हुआ है। और यहाँ से दीदी लोग को सालों भर आमदनी मिलता है, जैसे कि आम के माध्यम से हो, सब्जी के माध्यम से हो, तालाब में मछली पालन भी होता है, मछली बेच के भी हो। तो इस तरह से जो है यहाँ के लोगों का जो है, किसानों का आय दोगुना होने में काफ़ी मदद मिल रही है। प्रधान के मार्गदर्शन में ग्रामीणों ने न सिर्फ स्वच्छता, रोजगार एवं कृषि क्षेत्र में इस गांव को प्रगति पथ पर आगे बढ़ाया है, बल्कि आज भी गांव के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतरता से प्रयासरत हैं। यहाँ ज्यादातर घर पारंपरिक रूप से फूस या खपरैल के थे। आंधी और बारिश में इन पे रहना दुश्वार हो जाता था, योजनाओं तक इनकी पहुंच नहीं थी। लेकिन आज प्रधान के सहयोग और इन ग्रामीणों की जीवटता से कई लोगों का पक्का मकान का वह सपना भी साकार हुआ है। पहले हमरे कर घर घास फूस कर रहे, इसन खपड़ा कर घर, तो परेशानी बहुत होत रहे, घर मंचुअत रहे, बाल बच्चा के भी परेशानी होत रहे। तब हमरे के ये आवास मिल गेलक, तो ये आवास से हमरे के बहुत सुविधा है। एखन छुआ पुता भी आवे ना कहूँ से भींज के, तो घर में भींजे के नहीं होते, अच्छा ढंग से रहती। तो घर में पानी मन भी आए गेलक, तो पानी मन कर भी बहुत सुविधा हो गेलक। पहले कुआं जात रही और तालाब मन जात रही नहाए के मन ले, अब नहाए को ले घर में पानी आहे। और शौचालय मन भी बन गेलक, तो हमरे के अब उतना तकलीफ नहीं होवेला। पहले तो घर ऐसे ही अब खपरा घर में जैसा तैसा भी बनाता था, वैसे ही में रहता था। और ये पानी भी पूरा जुगता था, रहने में ही रात को बहुत ही परेशान लगता था। और ऐसे जो नींद नहीं होता, इससे हम बैठ जाता। और खाने पीने के लिए भी ठीक से हम लोग कमाने, और ये श्री बाबा लोग भी ऐसा ठीक ढंग से कमाता नहीं, वो लोग भी खाने पीने खेत को तो बिक्री कर देता था, दूसरों तरह ही पैंचा करके लाते और बच्चा लोग को खिलाता और पिलाता था। किसी तरह वो लोग को भी हम लोग को सा मराठी हो गया, हम लोग इधर महिला मंडल में हम इधर जुड़ गया। वो लोग सब भाई लोग वो लोग को पैसा ला के उधर थोड़ा सुधर गया और अच्छा तरीके से हम लोग अभी बना लिया और अच्छा तरीके से अब बच्चा लोग को पढ़ा रहे हैं। गोपला गांव को अर्श से फर्श तक लाने में यहाँ की महिलाओं की अग्रणी भूमिका रही है।
उनका सामूहिक प्रभाव महिला समूह के गठन के माध्यम से प्रतिबिंबित होता है, जहां वे सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण की उत्प्रेरक का दायित्व निभा रही हैं। महिलाओं ने प्रदान नामक स्वयंसेवी संगठन के सहयोग एवं मार्गदर्शन में 2 महिला समूह गठित कर रखी है। इन समूहों के जरिए न सिर्फ उनका वित्तीय उत्थान सुनिश्चित हुआ है, बल्कि हर तरह से वे सशक्त एवं समृद्ध भी हुई हैं। समस्या चाहे किसी भी प्रकृति की हो, ये महिलाएं समूह की बैठकों द्वारा उसका सटीक समाधान ढूंढने में सक्षम हैं। बात चाहे स्वच्छता की हो, शिक्षा की हो, रूढ़िवादिता की हो या ग्रामीण विकास की, हर दिशा में इनका कार्य सराहनीय एवं उत्साहवर्धक ही रहा है। हम लोग पहले महिला मंडल कैसे बैठकी किया जाता है उसको जानते नहीं थे, और इसमें प्रधान के दीदी दादा आ करके समूह गठन करने के लिए गांव में हम लोग को बैठाएं और सदस्य बनाने के लिए वो लोगों ने हम लोग का मदद किए। खेती करने के लिए भी लोन महिला मंडल से लेते हैं, शादी ब्याह करने के लिए भी अभी हम लोग को डर नहीं लगता है, महिला मंडल से लेते हैं। अगर हम लोग को छोटा मोटा घर मरामती करना पड़ा तो भी महिला मंडल से हम लोग लोन के रूप में उठाते हैं। पहले हम लोग का ग्रुप नहीं था, उस टाइम हम लोग को पैसा लाने के लिए, बच्चा सबको पढ़ाने के लिए भी नहीं मिलता था, तो फिर हम लोग को दूसरा गांव से ऋण पर लेना पड़ता था, उन लोग ज़्यादा सूद लेके। फिर वैसे ही से करके अपना खेत सब भी बेचते थे, और हम लोग का आजीविका करने के लिए तो कुछ नहीं रहता था। फिर उसका करके जैसे तैसे आदमी जुट के फिर महिला मंडल बैठ के किए। उसके बाद हम लोग को थोड़ा थोड़ा करके पैसा जमा, और उसके बाद हम लोग को सरकार तरफ सिटी बैंक सब भी लोन दिया। उसके बाद हम लोग उसी से हम लोग को लेन देन कर रहे थे। वहाँ में साहूकार लोग है, वहाँ से हम लोग ऋण में पैसा लेते थे, और ऋण में हम लोग लाते थे तो बहुत ज़्यादा ऋण लेते थे, वो लोग डबल ऋण लेते थे, तो हम लोग को बहुत दिक्कत होती थी वो ऋण भरने में, और बच्चा लोग को भी नहीं पढ़ा पाते थे, और कुछ घर का कोई हम लोग काम भी नहीं कर पाते थे, इतना स्थिति खराब हो जाते थे। दादा लोग पलायन भी करते थे, फिर भी हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते थे। और अभी जब हम लोग को महिला मंडल का बैठने के लिए हम लोग को प्रधान के दादा दीदी लोग आए, और हम लोग को अच्छा सुझाव देकर सब ग्रुप में हम लोग ग्रुप बनाए। सबसे पहले ग्रुप का गठन किए, उसके बाद में हम लोग बैठने शुरू किए, बचत किए, उसके बाद और ग्राम संगठन भी बनाए हम लोग टोला में। यहाँ में ग्राम संगठन 10 ग्राम संगठन ग्रुप बना के बनाए हैं। पहले बहुत सारा शराब मन पी के लड़ाई झगड़ा होते रहे घर में, से चीज़ एखन नहीं होएला। शराब बनाए भी बंद करे के लिए जुलूस निकला रही, और उतना ज़्यादा एखन शराब नहीं पियत हैं, शराब भी नहीं बनात हैं। और डायन प्रथा कर बारे भी बहुत डायन बिसाही कही के प्रतालित करत रहे गाँव देहात में, लेकिन वो चीज़ एखन नहीं होते। डायन बिसाही कर बारे में भी जुलूस ही रहे तब करा में, और एखन केखो भी डायन बिसाही अब नहीं कहत हैं। है बैठकिए करते थे, चलते हमारे सबके थे केकराई से समझ के। नहीं तो पहले बहुत लगह से चलत रहे, गरु बछरू सबके खात रहे, लड़त झगड़ा लड़ाई सभे होते रहे। मोर के खाला के मोर के खाला कहे सबके झगड़ा होते रहते रहे। से से में खान उतना तनिक तो नहीं खियाल पिया नहीं अथी होएला, सब तनिक अथी करे है ना। धीरे धीरे इस गांव के क्षितिज पर छाए गरीबी, कुपोषण और पलायन के काले बादल विकासात्मक कार्यों की किरणों से धूमिल होते जा रहे हैं। प्रधान के मार्गदर्शन एवं ग्रामीणों विशेषकर महिलाओं के अपेक्षित सहयोग से इस गांव को विकसित गांव बनाने की प्रक्रिया जारी है। काफी सकारात्मक बदलाव दृष्टिगोचर हुए हैं, तो कई अन्य पहल किए जाने प्रस्तावित हैं। लेकिन ग्रामीणों के जज्बे को देखते हुए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता के लिए निकट भविष्य में यह गांव कई अन्य गांवों के लिए मिसाल पेश करेगा।
बस जरूरत है सभी हितधारकों, संगठनों एवं स्वयंसेवी संस्थानों को सामंजस्य बिठाकर समावेशी विकास की रूपरेखा को तत्परता से असली जामा पहनाने की। और ऐसा करना नितांत आवश्यक है, क्योंकि अगर विकसित भारत के सपने को साकार करना है तो गांव का सर्वांगीण विकास किया जाना बेहद ही जरूरी हो जाता है। कठिनाइयाँ चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर एकजुट होकर काम किया जाए तो किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। और यह बात गोपला गांव के लोगों ने साबित कर दिखाया है। यहाँ कृषि विकास के साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण पे भी काम किया जा रहा है और साथ ही प्रदान के सहयोग से वॉश एक्टिविटी के तहत हाइजीन और सैनिटेशन पे भी उतना ही ध्यान दिया जा रहा है। अगर इसी तरह सब साथ मिलकर काम करते रहे तो वो समय दूर नहीं जब ये गांव एक विकसित गांव के रूप में उभर कर आएगा। तो इसी के साथ अब मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे आपसे गांव यात्रा की अगली कड़ी में। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।